नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होने हैं। झारखंड में 2 चरणों में है, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। महाराष्ट्र की बात करें तो दोनों ही गठबंधन यानी महायुति और महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, दोनों ही गठबंधनों में जो राजनीतिक दल शामिल हैं उनके बीच में सीटों का बंटवारा हो गया है। सूची भी जारी कर रही हैं, पार्टियां जारी कर चुकी हैं, अभी कुछ सूची अब आनी बाकी हैं। लेकिन अभी कहीं न कहीं संकट के बादल दोनों ही गठबंधनों पर मंडरा रहे हैं। संकट के बादल इस तरह से कि जो सूची जारी की जा रही है उन्हें लेकर अभी मतभेद है राजनीतिक दलों के भीतर। खास तौर पर एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें, महायुति की बात करें, चूंकि इंडिया गठबंधन में तो जो मुख्य दल है, कांग्रेस पार्टी है, चाहे शिवसेना है उद्धव ठाकरे की गुट वाली, और चाहे एनसीपी है शरद पवार की गुट वाली, तो तीनों ने 85-85 सीटों पर तीनों ही दलों को मिली हैं। अभी 15 सीटें बची हुई हैं और बाकी सीटें गठबंधन में दूसरे सहयोगियों को देने की बात कही गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, वामपंथी पार्टियां भी हैं और वहाँ की कुछ क्षेत्रीय पार्टियां। लेकिन महायुति की अगर बात करें तो महायुति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 156 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वहाँ ये शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट की पार्टी वो 78 सीटों पर लड़ रही है और एनसीपी शरद पवार के खेमे में महज 53 सीटें आई हैं। कुछ सीटों पर अभी घोषणा बाकी है या तालमेल नहीं हो पाया है, लेकिन जितने पर हो चुका है। और कांग्रेस पार्टी ने तो 99 सीटों की अपनी पहली सूची भी जारी कर दी है। इन सीटों के बीच में ये घोषणा तो ज़रूर हुई है, लेकिन कैंडिडेट्स को लेकर और जो सीटें भी मिली हैं तो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट हो चाहे एनसीपी अजीत पवार हो, उनके भीतर काफ़ी बेचैनी है। क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी तो चाह रही थी कि वो बराबर ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ और ये संभव होना भी नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा समय में 103 विधायक हैं। एकनाथ शिंदे गुट के पास 40 विधायक हैं। हालांकि उनके तो कोई विधायक नहीं है, वो शिवसेना से आए थे लेकर विधायक अपने, जो मूल शिवसेना थी, तो उससे लाए हुए उनके पास 40 विधायक हैं। और दूसरी तरफ एनसीपी गुट के, अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी के पास 43 विधायक हैं, 43। पर सीटों का जब बंटवारा हुआ तो एक तरह से कहा जाए कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ने सीटें बांट ली। जो बची वो दे दी गई एनसीपी अजीत पवार को। और अजीत पवार को सिर्फ यही सीटें ही नहीं दे दी गई, बल्कि कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स को भेजकर चुनाव लड़वा रही है। मतलब सिंबल रहेगा एनसीपी के अजीत पवार गुट का, अजीत पवार के गुट की एनसीपी का, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और कैंडिडेट जो खड़े होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। एनसीपी में शामिल होकर कई नेता इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब यह है कि जो एनसीपी के विधायक जीतकर आएंगे भी उनमें से ज़्यादातर बीजेपी के विधायक होंगे। एनसीपी की क्या मजबूरी है अजीत पवार की, अब ये समझ में आती है, लेकिन उनकी पार्टी के भीतर ज़बरदस्त बगावत इस मामले में हो रही है। तमाम नेता चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही पार्टी छोड़ गए। सीटों के बंटवारे के बाद लगातार ये कार्यक्रम ये चल रहा है सीटों को पार्टी छोड़ने का। और खुद अजीत पवार इस कोशिश में थे कि वो एनडीए गठबंधन से अलग होकर, महायुति से अलग होकर इंडिया की ओर चले जाए, लेकिन शायद इंडिया गठबंधन में उनकी बात नहीं बन पाई, उनको मजबूरी में यहीं रहना पड़ा। और मजबूरी उनकी भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, इसलिए उनको कम से कम सीटें दी गई, और जो सीटें दी भी गई उनमें भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को भेजकर विधायक बनवाने की कोशिश में है, फिराक में है। लेकिन दूसरी ओर जो सबसे बड़ा विवाद चल रहा है, जो कि एनसीपी अजीत पवार की तो विवशता हो सकती है, क्योंकि उनके पास इंडिया गठबंधन में भी कोई स्कोप नहीं है, और एनसीपी लोकसभा चुनाव में दिख गया कि जो मुख्य रूप से एनसीपी है, सिंबल भले ही अजीत पवार को मिल गया, लेकिन मेन एनसीपी वो शरद पवार के नेतृत्व वाली ही है।
लोकसभा चुनाव में भी दिखा और वैसे भी वहां जो स्वीकार्यता है महाराष्ट्र में वो उन्हीं की है। एकनाथ शिंदे गुट के साथ भी यही है। लोकसभा चुनाव में उनको भी दिखा, लेकिन उन्होंने बराबर की लगभग लड़ाई लड़ी है। हाँ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का गुट ही मुख्य शिवसेना माना जा रहा है, उसी के प्रति सिंपैथी भी है, लोकसभा चुनाव में भी दिखी और ये लगातार वहां पर दिखाई पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो अनबन चल रही है, कई बैठकें हुई जिसमें एकनाथ शिंदे अब अमित शाह की बैठकों में या भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में पहुंच भी नहीं रहे हैं। उनके साथ ये है कि उनको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब उनका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि उनके ऊपर शिवसेना, संजय राउत आरोप लगाते ही रहे हैं, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि वो उनकी अपनी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ही उनकी पार्टी चला रहे हैं। लेकिन अब उनको भी ये लगने लगा है कि अब हमारी पार्टी का अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी है। क्यों? क्योंकि अगर चुनाव जीतने की स्थिति में ये गठबंधन आता भी है तो निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भी नहीं किया गया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अगर ज़्यादा सीटें जीतती है तो कम सीटें जीतने वाली शिवसेना को, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को मुख्यमंत्री का पद तो देगी नहीं। अब एकनाथ शिंदे के कितने विधायक जीत कर आते हैं, क्या होता है, ये बाद की बात है। लेकिन एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी पर पकड़ कमज़ोर हो जाएगी, पार्टी के नेताओं में बिखराव होगा। वो बिखराव दिखाई भी पड़ रहा है, शुरू भी हो चुका है। तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी छोड़ने की दूसरी पार्टियों में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना और एनसीपी के अजीत पवार के बीच जिस तरह की का मनमुटाव और जिस तरह की अदावत चल रही है, उसे देखते हुए लग रहा है कि एनडीए गठबंधन अपने ही भीतर के तमाम अंतर्विरोधों से जूझ रही है। इस तरह से जूझने के बाद वो किस तरह चुनाव लड़ेगी, चुनाव में कैसे वो एकजुटता अपनी दिखाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना का ये भी आरोप है उनका कि जिन सीटों पर वो मजबूत थे उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष उन्होंने ले लिया सीट बंटवारे में, और कई सीटें ऐसी हैं जिसमें ऐसे नेताओं को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने जिनको जो शिवसेना को बिल्कुल पसंद नहीं, जिसको शिवसेना पसंद नहीं करती। कुछ के ऊपर तो शिवसेना के नेताओं को मारने पीटने और इस तरह के आरोप लगे हैं और उनके रिश्तेदारों को टिकट दे दिया गया है या उनको टिकट दे दिया गया है। इसको शिवसेना कैसे बर्दाश्त कर ले, और अगर वो कर भी लेती है तो उसके वहाँ के जो नेता होंगे वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, कार्यकर्ता कैसे बर्दाश्त करेंगे, तो उनके लिए एक बड़ी समस्या है, ये भी है। और इसका संदेश जो है वो पूरे सारे जगहों पर दूसरी सीटों पर जा रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार के गुट की एनसीपी को जितना संभव हो पा रहा है उतना दबा रही है। एक तरफ उसके अपने नेताओं को उसकी पार्टी में भेजकर चुनाव लड़वा रही है उनके सिंबल पर, और दूसरी ओर जो कुछ नेता भारतीय जनता ये एनसीपी में शामिल हो रहे हैं अजीत पवार की पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध कर रही है। नवाब मलिक की बेटी को टिकट दिया गया, उसका विरोध। इसके अलावा जो जीशान सिद्दीकी हैं, बाबा सिद्दीकी के बेटे, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए एनसीपी में अजीत पवार की गुट में, अब उनका विरोध हो रहा है कि इनको टिकट नहीं दिया जाए। तो इन सारी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सहयोगी दलों को दबाए हुए है उसकी प्रतिक्रिया ज़बरदस्त दिखाई पड़ रही है। और इन दोनों दलों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा कि जहाँ भी उसके जिन राज्यों में भी सहयोगी दल रहे उनको ख़त्म करने की उसने पूरी कोशिश की और तमाम दलों को ख़त्म कर भी दिया। अब क्या उसी रास्ते पर महाराष्ट्र में अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना भी चल पड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में क्या उन्हें भी समाप्त करने के प्रयास में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखकर तो लगता है बिल्कुल ऐसा है, और अब ये दोनों पार्टियां भी उसके सहयोगी दल समझ रहे हैं। आगे देखना है कि चुनाव में ये जो सारी दुरभिसंधियां रची जा रही हैं इनका परिणाम क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।